ज़माना चल रहा है लेट 19 सेंचुरी का और 1890s के अंदर सभी लोग इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम सिंपली रेडिएशन बोलते हैं, वो कैसे बिना मीडियम के ट्रैवल कर रहा है, वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी ट्रैवल कर रही है। ये एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें कौन से कंपोनेंट हैं, क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रूव हो चुकी थी, मैक्सवेल थ्योरी आ चुकी थी, बहुत कुछ हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी ये एनर्जी किस तरह से ट्रैवल करती है, ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, ये एनर्जी पैकेट्स में है कि कॉन्टिन्यूअस है, इस तरह की पचासों बातें ढूंढने के पीछे लोग लगे थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल लॉज हमारे सामने थे, उनमें से कुछ लॉज मैं लिखता हूँ आपके लिए। उनमें से कुछ लॉज जो हैं, उनमें से एक बहुत अच्छा खास नियम है जिसको हम बोलते हैं स्टीफेंस लॉ। ये स्टीफेंस लॉ, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। आपने सुना होगा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ 11th क्लास में। ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी क्रिएटेड था, स्टीफेंस लॉ भी क्रिएटेड था, कूलिंग के लॉ बने हुए थे, लेकिन ये सब एम्पिरिकल लॉज थे, या ये कह लो कि एक्सपेरिमेंटल लॉज थे। सारा कुछ एक्सपेरिमेंट से पता था, सारी थ्योरी पता थी, एक्सपेरिमेंट से पता थी। इसके पीछे कोई फिज़िकल बैकग्राउंड नहीं था, थियोरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था किसी थ्योरी के पीछे। तो इस सभी गुत्थी को सुलझाने के लिए, एक कॉमन थ्योरी डेवलप करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए थे। रेले जीन्स का बहुत बड़ा नाम इसमें आता है, किरचॉफ का बहुत बड़ा नाम इसमें आता है। किरचॉफ लॉज, गुड रेडिएटर गुड एब्जॉर्बर होते हैं, इस तरह की पचासों बातें, सब कुछ आ चुका था। एक्सपेरिमेंट से सब सही था, पर थ्योरी क्लियर नहीं थी। ये एनर्जी कैसे, क्यों, कब, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी कहानी चालू हुई 1900s में। ये क्रैक हुआ, एक तुक्का लगाया गया। मैथमेटिशियन बहुत बड़े, थर्मोडायनेमिक्स बहुत 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 अच्छे जानकार, जिनका नाम है मैक्स प्लैंक। और मैक्स प्लैंक साहब आते हैं और रेडिएशन की थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। स्टीफेंस लॉ और वीन्स लॉ के जो लॉज हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो उन्होंने फार्मूला बनाया हुआ है, उस फार्मूले को, उस फार्मूले के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, अपनी थ्योरी से मैच करने के लिए मैक्स प्लैंक साहब ने अच्छे से एक एसम्पशन माना। एसम्पशन ये माना कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, EMW रेडिएशन, ये रेडिएशन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये रेडिएशन जो है वो डिस्क्रीट है, मतलब पैकेट्स में बटा हुआ है। और पैकेट्स में बटा हुआ है यानी क्वांटाइज्ड है। क्वांटा मतलब पैकेट है ना, क्वांटाइज्ड है। अच्छा, क्वांटाइज्ड है, और कौन से क्वांटा हैं, क्या क्वांटा हैं? जो क्वांटा हैं वो पैकेट ऑफ एनर्जी है। क्वांटा मतलब पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के पैकेट्स हैं, और ये एनर्जी के पैकेट की एनर्जी कितनी है? एक पैकेट की एनर्जी है सम कांस्टेंट h, जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इनटू f। ये f क्या है? ये f है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पैकेट, जो एनर्जी पैकेट है। अभी तो आपने एनर्जी पैकेट बोला, हाँ हाँ एनर्जी पैकेट है, लेकिन वो वेव का एनर्जी पैकेट है। यानी कि जो पार्टिकल आप बोल रहे हो, उस पार्टिकल को एनर्जी का पार्टिकल समझा जा सकता है। वो मटेरियल पार्टिकल नहीं है, उसके पास मास नहीं है, लेकिन वो एनर्जी का पार्टिकल है। और उसकी एनर्जी कैसे रिलेटेड है? उसकी एनर्जी हमने रिलेट करी, या मैक्स प्लैंक साहब ने रिलेट करी, उसकी फ्रीक्वेंसी से, और ये तो कांस्टेंट है। तो एनर्जी ऑफ अ वेव पैकेट, एनर्जी ऑफ अ क्वांटा, एनर्जी ऑफ एनर्जी पैकेट इज सम कांस्टेंट h, जिसकी वैल्यू अभी लिख देते हैं 63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। जो भी है इसको छोड़ दें, इस डेटा को, वैसे तो याद रखना है। f फ्रीक्वेंसी है, तो गौर से देखो, एनर्जी बोल बोल के उन्होंने पार्टिकल बिहेवियर बताने की कोशिश करी, और फ्रीक्वेंसी बोल बोल के उन्होंने इसके वेव नेचर से कहीं भी हाथ नहीं हटाया। बस इतना कह दिया कि जो भी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में या सिंपली रेडिएशन में ट्रैवल कर रही है, वो एनर्जी अकेली किसी भी सर्टेन वैल्यूज़ को नहीं ले सकती, किसी भी वैल्यू को नहीं ले सकती। उसको लेने के लिए कुछ पॉसिबल वैल्यूज़ ही हैं। कुछ पॉसिबल वैल्यू का मतलब, जो एनर्जी होगी वो एक पैकेट की एनर्जी एच न्यू के फॉर्म में ही होने वाली है। ये एच न्यू क्या है? बेसिकली फ्रीक्वेंसी के लिए एफ सिंबल इस्तेमाल करते हैं, हम न्यू भी इस्तेमाल करते हैं। तो जनरली हम एफ सिंबल को छोड़ करके इस न्यू सिंबल, एन यू न्यू,
इसको ही पकड़ के चलेंगे, इसलिए इसको ध्यान रखें। इन्होंने कहा जो भी एनर्जी है वो एच न्यू के फॉर्म में रहने वाली है। ये एक फोटोन की एनर्जी है, जो क्वांटा निकला ना उस क्वांटा को फोटोन बोला, तो ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। और अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो वो n इंटू एच इंटू न्यू हो सकती है, और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स हो सकते हैं। और नंबर ऑफ फोटॉन्स आधे पौने नहीं हो सकते, 2.2, 2.4, 3.7, 8.8 ऐसे नहीं हो सकते। n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ही हो सकती है। n इज इंटीजर, और इंटीजर का मतलब -1 ना ले लेना, है ना, तो फिर वो फालतू की बात हो जाएगी। ये आपकी दिखाई देती है कि एनर्जी ये होगी। ये तुक्का क्यों मारा? असल में वो किसी भी तरह से वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को जस्टिफाई करना चाहते थे, थ्योरी के अंदर लाना चाहते थे। ऐसा करके उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन भी कर दिया, दुनिया में उनका नाम भी हो गया, बट ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। ये जो चैप्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जब आइंस्टीन साहब इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैक्स प्लैंक की थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे, तब जा करके मैक्स प्लैंक को एक खुशी मिलेगी कि हाँ, जो थ्योरी उन्होंने बनाई थी वो सच में फिजिकल है। क्योंकि अभी तक तो जो चल रहा है वो तुक्का है, और कहीं भी मॉडर्न फिजिक्स के लिए काम नहीं हो रहा है, या फिर ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए काम नहीं हो रहा है। जो कुछ है वो रेडिएशन की प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए है। तो दिमाग में एक बात रखें कि मैक्स प्लैंक की थ्योरी क्या कहती है। मैक्स प्लैंक साहब ने हमेशा ये माना कि थ्योरी एक अपनी लेके आए बस चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो कोई भी इमेजिनरी वैल्यू अटेन नहीं कर सकती। और जो डिस्क्रीट है यानी कि क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड का मतलब वो पैकेट्स में चल रही है, एक कुछ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एनर्जी के पैकेट में चल रही है। उस पैकेट को क्वांटा बोला, क्वांटा को फोटोन बोला। और एक फोटोन की एनर्जी, एक क्वांटा की एनर्जी एच न्यू है। एच न्यू में जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। और टोटल एनर्जी जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 डिस्क्रीट पैकेट्स का सम होगा, यानी कि n इंटू एच न्यू होगा। और n की वैल्यू इंटीजर ही हो सकती है, आधे अधूरे पैकेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो पैकेट्स हैं यानी फोटॉन्स हैं, दोज आर एलिमेंट्री, छोटे हैं सबसे, उनको और छोटा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर h की चर्चा करें, h की चर्चा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसकी ही वैल्यू यूनिट चेंज कर दें अगर, तो होती है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ये h की दो वैल्यूज़ हैं, अलग अलग यूनिट्स में है। एक देखो जूल सेकेंड में SI में है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। दोनों ही वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व नहीं कर लेंगे, जो है सामने वो आपसे आज रट जाना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखें इस बात को। अच्छा, एनर्जी की चर्चा कर लो। एनर्जी की चर्चा करो तो तुमको दिखाई देगा, हमने कहा था एच न्यू नाम की चीज़ है टोटल एनर्जी। और स्पीड ऑफ लाइट की चर्चा करें तो c बराबर होता है f लैम्डा या फिर न्यू लैम्डा। मैं न्यू ही लेके चलता हूँ, इसको हटा देता हूँ, न्यू लैम्डा। तो न्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, h इंटू सी बाई लैम्डा। अच्छा, c और h दोनों ही कांस्टेंट होते हैं अपने आप में, c और h दोनों ही कांस्टेंट है, क्योंकि देखो c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है, और h की वैल्यू मैंने अभी आपके सामने लिखी हुई है। जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, तो ये वैल्यू h और c की जो है वो आएगी 12400 EV। ठीक, और यहाँ पर आप लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लेंगे जब, तब ऐसा होगा। लैम्डा जब एंगस्ट्रॉम में लेंगे तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो 12400 आएगी। अच्छा, EV क्यों लिख दिया, दिमाग में रखें। HC की जो वैल्यू है वो अपने आप में 12400 EV एंगस्ट्रॉम ये आती है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, EV क्यों लिखा, नीचे वाला लैम्डा है ना, उसका एंगस्ट्रॉम ऊपर वाले एंगस्ट्रॉम से कट जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखें। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि HC की वैल्यू 12400 आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि लैम्डा किस में ले रखा हो, नैनोमीटर में, सॉरी एंगस्ट्रॉम में। और अगर नैनोमीटर में लैम्डा ले रखा हो तो 1240 आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये दिमाग में रखना है फॉर्मूला। ठीक, अब ये जो मिस्टीरियस बात है, नई चर्चा चालू हो गई है फोटोन 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 की। तो ये फोटोन आखिर चीज़ क्या है? तो ये फोटोन वही एनर्जी का पैकेट है।
तो जो भी एनर्जी के सोर्सेज हैं वो रेडिएशन एनर्जी एमिट करते हैं फोटोन के फॉर्म में, ठीक। सोर्सेज एमिट रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक, फोटोन पार्टिकल्स हैं। अच्छा, दीज फोटॉन्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड ऑफ लाइट। जितनी तेज स्पीड लाइट की है उतनी ही तेज ये फोटॉन्स ट्रेवल करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स आर एनर्जी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। इनका अपना कोई मास नहीं होता, दीज आर नॉट मटेरियल पार्टिकल्स। हम इसको पार्टिकल की निगाह से ज़रूर देख रहे हैं पर ये मटेरियल पार्टिकल नहीं है, ध्यान रखें इस बात का, इंपॉर्टेंट शब्द है, दिस इज़ नॉट मटेरियल पार्टिकल। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि एनर्जी जो है फोटॉन की वो किस पर डिपेंड करती है? एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, ठीक है ना। एंड द फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज इन द विद द चेंज इन मीडियम, तो हम कहते हैं एंड डजंट चेंज with the change in medium। ठीक, तो जो एनर्जी है फोटोन की, अभी हमने देखा एच न्यू होती है, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और कभी भी कोई लाइट वेव, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो हम पहले से ही जानते हैं बात कि उनमें कभी भी फ्रीक्वेंसी का कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो एनर्जी भी बदलने वाली नहीं है। तो एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में नहीं बदलती है फोटोन की, ठीक। इसके बाद की बात क्या कहानी है? हाँ, एक बात समझो कि विद द चेंज इन मीडियम, विद द चेंज इन मीडियम लेमडा चेंजेस, वेवलेंथ चेंज होता है, ठीक। लेमडा चेंज होता है, लेकिन आप ये देखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है यानी कि स्पीड चेंज हो जाती है। तो स्पीड और लेमडा आपस में एक दूसरे को इस तरह चेंज करते हैं कि अगर स्पीड घट रही है तो लेमडा घटेगी, और स्पीड बढ़ रही है तो लेमडा बढ़ेगी, जिसकी वजह से इनके रेशियो कांस्टेंट रहते हैं। और वी और लेमडा का रेशियो ही तो एफ होता है, जिसकी वजह से एनर्जी हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये सारे असम्पशंस हैं उनके, ये सारी के सारे उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, दिमाग में इस बात को रखें। ये फोटोन की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि फोटोन कैसा होता है, क्या करता है, ठीक है। ये फोटोन की प्रॉपर्टीज़ है। आगे चले, फोटॉन्स के ऊपर चार्ज कितना होता है तो चर्चा कर लो भाई। फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज जो है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, मटेरियल पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। और फिलहाल हमारा फोटोन जो है वो मटेरियल पार्टिकल नहीं है, इसके पास मास नहीं है, इसलिए इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अनअफेक्टेड रहते हैं, यानी कि इनको डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। इस बात का विशेष ध्यान रखें, दिस कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे सच्चाई ये नहीं है, लाइट बेंड हो जाती है ग्रेविटेशनल फील्ड से भी, बट एक बहुत अलग टॉपिक है, आप उसमें मतलब जाएंगे तो अलग ही दुनिया चली जाएगी। फिलहाल इन्हीं पे रहते हैं। तो ये नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड में लाइट बेंड नहीं होती, तो ठीक है, चार्ज वार्ज नहीं, अच्छी बात है। अगर हम इनको अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करें, मतलब अच्छी कंडीशन मतलब रहने खाने के लिए अच्छा खाना पीना दें, है ना, एसी वाले रूम में रखें, ये सब करें, तो ये डाइफ्रैक्शन शो करते हैं, अच्छा, और इंटरफेरेंस शो करते हैं, अच्छा, और पोलराइजेशन भी शो करते हैं। अब पोलराइजेशन जो है वो अपने आप में वेव की प्रॉपर्टी है, डाइफ्रैक्शन अपने आप में वेव की प्रॉपर्टी है, इंटरफेरेंस अपने आप में वेव की प्रॉपर्टी है। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ वेव की हैं, बट फिर भी प्लैंक साहब इसको पार्टिकल बोल रहे हैं एनर्जी का, यानी कि एनर्जी का पार्टिकल, यानी पार्टिकल बिहेवियर, और साथ ही साथ जो
वेव कैरेक्टर है, इन दोनों को मर्ज करा दिया। ये हाइपोथेसिस जो मर्जिंग की है वेव और पार्टिकल कैरेक्टर की, ये बाद में डी ब्रॉय नाम से आएगी। डी ब्रॉय एक साइंटिस्ट हैं, वो लेकर के आएंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे। लेकिन ये जो डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस है वो भी यहीं से चालू होगी कि प्लैंक की थ्योरी को ही उन्होंने सही माना। तो प्लैंक ने भले ऐसा कहा नहीं कि डुअल नेचर होता है वगैरह वगैरह, लेकिन प्लैंक की अपनी थ्योरी इस बात को पहले से ही एक्सेप्ट करके चलती है कि फोटोन हैव पार्टिकल करेक्टर एज वेल एज वेव करेक्टर। बट प्लैंक की थ्योरी जो है वो फोटोन तक टिक के रहती है, इसी को एक्सटेंड कर देंगे मटेरियल पार्टिकल के लिए डी ब्रॉय साहब। ठीक है, तो पहली कहानी यहीं से चालू होती है। अब एनर्जी की बातें तो हो गई, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि फोटोन साहब जो हैं वो रेस्ट पे नहीं रह सकते। मतलब फोटोन अगर है तो वो चल रहा है, और अगर रुक गया तो किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब पार्टिकल खत्म हो गया, एनर्जी खाली गई। ठीक, तो फोटॉन्स कैन नेवर बी एट रेस्ट। फोटॉन्स कैन नेवर बी एट रेस्ट। फोटॉन्स रेस्ट पे नहीं रह सकते। नहीं रह सकते का मतलब क्या हुआ? इट हैज़ रेस्ट मास ज़ीरो। अब जब आएगा ही नहीं तो रेस्ट मास का आएगा। और दूसरी बात एक और है, इसकी उल्टी थ्योरी है। आपको जब STR पढ़ाया जाए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई जाए, तो वहाँ पे कंडीशन होती है कि जिस भी पार्टिकल की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी उसका रेस्ट मास ज़ीरो ही होना चाहिए। या ये कह लें कि अगर किसी पार्टिकल की स्पीड को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तक अप्रोच कराना है, यहाँ तक पहुँचाना है, बढ़ाना है, तो उस पार्टिकल के रेस्ट मास को ज़ीरो करना पड़ेगा। इफ़ द पार्टिकल इज हैविंग नॉन ज़ीरो रेस्ट मास देन द पार्टिकल कैन नॉट अचीव द 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड। तो क्योंकि हमारे फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही है, तो ये रेस्ट पे तो आ नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि भाई साहब का रेस्ट मास ज़ीरो होता है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, तो अब एनर्जी की चर्चा कर लो। एनर्जी हम लोगों ने क्या लिखी थी? H न्यू लिखी थी। अच्छा, आइंस्टीन का एक लॉ है, मास एनर्जी इक्वलेंस इक्वल्स mc²। अब कोई ये कहे कि इतने मास को ख़त्म करने पर इतनी एनर्जी बनेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कराएं तो इतना मास बनेगा। अब इन दोनों बातों को देखो। एनर्जी मुझे फोटोन की पता है, क्या मैं H न्यू को mc² के बराबर पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना मास एक फोटोन को ख़त्म करके क्रिएट किया जा सकता है। क्रिएट किया जा सकता है नहीं उसके पास। ठीक, तो ये एक तरह का एनालॉगी है कि हाँ भाई इतना मास और इतना एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो हम कहते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, ये इक्विवेलेंट मास हो गया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कोई ये कहे कि न्यू की क्या वैल्यू होती है, तो तुमको पता है कि न्यू की जो वैल्यू है दैट इज c/λ। ये कट गए तो क्या बना बेटा आपके पास? h/c⁴। ये भी फॉर्मूला है। अब है कुछ नहीं है, तो उसी का इंटरप्रिटेशन ही वहीं से लिख दिया और कुछ नहीं किया। तो ये भी एक फार्मूला है, रट लीजिए, काम खत्म। यहाँ से एक नया टॉपिक या नई एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कौन सा नंबर है? 6 है, 7 है, क्या है? 7 ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अगर पूछा जाए इफ़ इट इज़ अ पार्टिकल, चाहे एनर्जी पार्टिकल है चाहे वो मटेरियल पार्टिकल है, क्या उसके पास कोई मोमेंटम है? मटेरियल पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है। ये पार्टिकल के पास मास नहीं है और चल रहा है, तो क्या मोमेंटम होगा कि नहीं होगा? तो इस पार्टिकल के मोमेंटम को हम P = mv से डिनोट नहीं करते, क्योंकि भाई साहब का रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो है। तो हम इक्विवेलेंट मास से भले डिनोट कर पाएँ पर रेस्ट मास से नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि फोटोन हैज़ मोमेंटम। देखो कितना मोमेंटम है, P = h/λ। गौर से देखो, ये इक्वेशन अपने आप में संपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन आपको बता रही है कि लेफ्ट वाला वो पार्ट है जो कि आपको पार्टिकल बिहेवियर बता रहा है, और राइट वाला वो पार्ट है जो आपको वेव कैरेक्टर बता रहा है, क्योंकि वो वेवलेंथ है। ठीक है,
तो देखो ये जो मोमेंटम वाला स्टेटमेंट है कि मोमेंटम कितना होगा, ये मोमेंटम कितना होगा वाली कहानी जो है वो ये है कि मोमेंटम पार्टिकल कैरेक्टर, वेवलेंथ, वेव कैरेक्टर दोनों को मर्ज करा दिया। इंपॉर्टेंट बात है। यहीं से कहानी जो है वो मर्जिंग की शुरू होगी और यहीं से डी ब्रॉय का कंसेप्ट डेवलप होगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि डी ब्रॉय का यही कंसेप्ट है, पर डी ब्रॉय का बेस यही है। आखिरी जो विशेषता है हमारे फोटोन की वो क्या है? वो ये है कि कोई बीम लाइट की भेजी जाए तो लाइट की बीम की इंटेंसिटी ऑफ लाइट बीम किस पर डिपेंड करेगी? तो इंटेंसिटी की चर्चा करो तो इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। मैं टाइम और एरिया को इग्नोर करूं क्योंकि वो तो जितनी देर तक आप फॉल करा रहे हो, जिस एरिया पे आप फॉल करा रहे हो। चर्चा करो एनर्जी की। एनर्जी की कोई भी रैंडम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ नहीं हो सकती। दीज एनर्जीज कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज़, जो कि हमारे क्वांटा की हैं, फोटोन की हैं, एच न्यू। और कितने एच न्यू? तो जितने फोटॉन्स उन सबको ऐड कर दीजिए तो आपकी टोटल एनर्जी निकल आएगी। यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो मैं फ्रीक्वेंसी को छोड़ देता हूँ, ये कहता हूँ कि इफ़ फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड, भाई फलाना फ्रीक्वेंसी का फोटोन मैंने किसी सोर्स से निकाला तो फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई तो कहानी किस पे बची कि कितने फोटोन निकाले। तो मैं ये कहता हूँ फॉर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग। कोई दिक्कत वाली बात? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करता है। या फॉलिंग की जगह लिख लो कि अगर बीम में लिखनी है तो हम लिखें नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन द बीम। ये हमारे फोटोनों की बढ़िया अच्छी सुंदर चर्चा हो गई। अब यहाँ से चर्चा अगर ये आई है कि इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है कि कितने फोटॉन्स बीम के अंदर हैं, तो चलो एक बार ये भी पता कर लें कि कितने फोटॉन निकला करते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन अ बीम, किसी सोर्स की कुछ पावर हो, वो बीम कुछ निकाल रही हो, तो पता करो कि कितने फोटॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम नंबर ऑफ फोटॉन्स का एक छोटा सा आर्टिकल करेंगे। टॉपिक का नाम है फोटॉन्स काउंट एमिटेड बाय अ सोर्स। पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पर सेकेंड, क्योंकि हम पावर लेके चलेंगे बेसिकली, है ना। क्योंकि इंटेंसिटी के अंदर तो टाइम से डिवाइड करना ही होता है, तो उसमें कोई चमत्कार नहीं है। ऐसा समझो कि आपके पास एक पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स तो चारों तरफ लाइटें फैलाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीख चुके हैं कि अगर पॉइंट चार्ज है तो चारों तरफ जो है वो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने वाला है। स्फेरिकल क्यों बनाने वाला है? क्योंकि दूरियां बराबर होंगी। हमने साउंड वेव और वेव इन स्ट्रिंग के अंदर भी ये कंसेप्ट सीखा है कि जो वेव फ्रंट्स होती हैं वो वेव फ्रंट्स हमेशा पॉइंट सोर्सेस की स्फेरिकल हुआ करती हैं। दूरियां बराबर हैं तो फेस हमेशा बराबर रहेगा, ठीक। तो हम क्या करें कि पॉइंट सोर्स है, इसकी पावर है P, इसकी पावर है P, और हमने क्या कर रखा है, इससे R दूरी पर जाके इमेजिनरी एक स्फीयर ड्रॉ कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट है स्फीयर, ये स्क्वायर नहीं चलेगा क्योंकि 3D के अंदर पावर जो है वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब तुमको पता है कि एक फोटोन की एनर्जी जो है वो एच न्यू है, दैट इज एच सी बाई लेमडा। आप जो टर्म यूज़ करना चाहो कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मान लो कि जो तुम्हारा सोर्स है ये 100% एफिशिएंट है। 100% एफिशिएंट का क्या मतलब हुआ कि अगर सोर्स में लिख के मिल रहा है P पावर, तो इसका मतलब P पावर पूरी ट्रांसफ़र हो रही है। अगर ऐसा कहे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, तो मुझे लिखना चाहिए टोटल एनर्जी, या लिखना चाहिए टोटल पावर अपॉन पावर ऑफ वन सोर्स या एनर्जी ऑफ वन सोर्स, है ना। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, सॉरी। अच्छा, ऊपर पावर नीचे एनर्जी, ये क्या बात हुई? तो चर्चा किसकी हो रही है बेटा? पर सेकंड की। तो मैं ऊपर एनर्जी लिख रहा हूं पर सेकंड,
ठीक है ना, तो वो पावर ही तो बन जाएगी। तो चलो n की वैल्यू लिख लेते हैं। देखो n की वैल्यू क्या आने वाली है, टोटल पावर p है, टोटल एनर्जी फोटोन की E है। पावर P लिख दी गई। ये तो डिपेंड करता है कि सोर्स कितना ले रहे हैं, 100 वाट का बल्ब ले रहे हैं, 500 वाट का बल्ब ले रहे हैं, 200 वाट का बल्ब ले रहे हैं, 10 वाट का बल्ब ले रहे हैं, 14 वाट की एलईडी ले रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ सोर्स। वो तो हमारे अप्लायंस पे डिपेंड करेगा। बट ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन तो फिक्स है ना, एंड दैट इज एच न्यू, एंड दैट इज एच सी बाई लेमडा। तो मैं यहाँ से एच सी बाई लेमडा भी कर सकता हूँ। तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला बन गया। अब सोर्स की तुम्हें पावर दे दे तो तुम कभी भी इत्मीनान से नंबर ऑफ फोटॉन्स उससे निकाल सकते हो, निकालना आना चाहिए। थोड़ा सा कलर कर दें ताकि पता पड़े कि भले ही फॉर्मूला हल्का दिखाई दे रहा है और सिंपल लॉजिक से निकल आया है, लेकिन इस फॉर्मूले की वेटेज अच्छी खासी है। चलो अच्छा, इन सब में एक बात मान के चले थे कि जो पावर है वो स्फेरिकल, जो हमने बॉडी बनाई इसमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हम एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि मान लो कि आपके पास जो सोडियम लैंप है उससे निकलने वाले रेडिएशन की वेवलेंथ जो है वो 5893 एंगस्ट्रॉम है, ये है, ठीक। और फिर ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करो। तो हमने ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करो, कोई डेटा तो दो। तो इसने कहा कि इन 10 आवर्स, ये 10 घंटे की बात करने लगा, ओहो, बाय अ 60 वॉट सोडियम लैंप। सोडियम लैंप आपने लिया 60 वॉट का, और 10 घंटे में उससे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे अगर वेवलेंथ इतनी है तो देखो भाई कैसे निकलेंगे, निकाल लेते हैं, कोई चमत्कार नहीं है। असल में फॉर्मूला जो है वो हमारे पास P इंटू लेमडा बाई एच सी हुआ करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स का। ये तब होता है बेटा फॉर्मूला जब हमें पर सेकंड की बात निकालनी हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड की चर्चा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे वॉट में ले रखी थी ना पावर, और ये कह दिया था कि 1 सेकंड के अंदर कितने फोटॉन्स निकले। तो जो ये फॉर्मूला है उस पर बहुत विशेष ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली पर सेकंड निकलने वाले फोटॉन्स का है। ये सवाल कराया ही सिर्फ इसलिए है कि बच्चे से अगर कोई सवाल पूछे और फिर बच्चा अगर कोई फॉर्मूला पुट करके निकालने वाला बच्चा है तो तुरंत ये फॉर्मूला लगाता है, फॉर्मूला लगाते ही आंसर गलत आ जाता है, क्योंकि चर्चा आपसे 10 घंटे की कराई गई है और फॉर्मूला स्पेसिफिकली किसका है, पर सेकंड का। इसका मतलब जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है इसमें मुझे ऐसे एक लिख भी देना चाहिए कि फोटॉन्स पर सेकंड, ठीक। विशेष ध्यान रखें, ये पर सेकंड की बात थी। अब क्योंकि पर सेकंड की चर्चा नहीं है तो मुझे n बराबर P इंटू लेमडा बाई एच सी इंटू पर सेकंड की चर्चा थी ना ये, अब मुझे R में इसको कन्वर्ट करना है। R में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो मेरे हिसाब से 10 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। पावर आपको दे रखी है 60 वॉट, लेमडा आपको दे रखा है 5893 इंटू 10⁻⁻10, क्योंकि मीटर में आपको लेना है। फिर आपने 10 घंटे लिए हैं, 60 मिनट हैं, 60 सेकंड है, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। एच सी की वैल्यू अपने आप में कुछ ना कुछ तो होती है भाई। अब एच की वैल्यू और सी की वैल्यू को याद करो तो मालूम पड़ेगा तुम्हें एच सी की क्या वैल्यू होती थी, 6.63 इंटू 10⁻34, सब कुछ एसआई में लीजिए, और फिर सी का मतलब 3 इंटू 10⁸8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, 6.40 इंटू 10⁻24। इस पूरे कैलकुलेशन को करिए, मैच करिए, आंसर मैच कर जाता है, ताली बजाइए, ठीक है। ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स का एक अच्छा सवाल, जो ये सिखाता है कि जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वो पर सेकंड के लिए किया है, और अगर पर सेकंड की जगह 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की बातें करने लग जाए तो सावधान हो जाइए, बुद्धू बना रहा है, ठीक। नया टॉपिक जन्म लेता है यहाँ से, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। इंटेंसिटी of light
ड्यू था, ड्यूट लिख दिया, ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स। मैं पॉइंट सोर्स लिखता हूँ पहले, चर्चा पॉइंट सोर्स की करनी है ना, स्पेसिफिक हो गए। तो इंटेंसिटी किसी पॉइंट सोर्स की किसी दूरी पर क्या होगी, वो कैसे डिफाइंड होती है वो समझें। इंटेंसिटी को हम जो है डिफाइन करते हैं, बहुत नन्हा सा एक टर्म है, वो ये है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम इनटू एरिया। ये इंटेंसिटी है। कैसे समझा जाए, क्या कहानी है, सुनो। एक पॉइंट सोर्स है, इसकी पावर है P, चारों दिशाओं में एनर्जी को फैला रहा है। अच्छा लगा देखकर। आप इससे किसी R दूरी पर चले जाइए, ठीक। आप इससे किसी R दूरी पर चले गए, R दूरी पर गए कहाँ से, इससे सिमेट्रिक, और इसको रखा सेंटर पर। तो आपने ये पाया कि जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक सेगमेंट पर होगा वही इसके हर सेगमेंट पर होने वाला है, क्योंकि P एनर्जी अगर निकल रही है पावर से, सोर्स से, तो P ही सोर्स से, इस पूरे स्फीयर से एनर्जी निकलेगी, क्योंकि निकल तो वो स्फीयर से ही रही ना। जितनी एनर्जी बल्ब से निकली उतनी एनर्जी स्फीयर से क्रॉस करी। तो P पावर अगर है तो पर सेकंड P पावर, P एनर्जी सोर्स निकाल रहा है, पर सेकंड P एनर्जी ही स्फीयर से बाहर जा रही है। और हर जगह का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि हमने एक स्फीयर मान रखा है, स्फीयर के सेंटर पर सोर्स रखा हुआ है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का दैट इज़ वेरी मच सिमेट्रिक। अच्छा, तो आपसे कोई ये कहे कि व्हाट इज इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तो इंटेंसिटी जो होगी वो कहलाएगी पावर अपॉन 4πr²। ये क्या किया भाई, एरिया लिखना था, किसका एरिया लिखें, जिस जगह पे आप खड़े हो उस जगह पे आप चले जाइए। सोर्स को, अगर पॉइंट सोर्स है तो हर जगह बात नहीं चलेगी, पॉइंट सोर्स की चर्चा चलेगी। पॉइंट सोर्स को सेंटर मानते हुए जहां आप खड़े हैं वहां तक के आप रेडियस ड्रॉ करिए और एक स्फीयर ड्रॉ करिए। इस स्फीयर की पूरी सरफेस पर ये इंटेंसिटी रहने वाली है, ठीक। अब मान लो आपकी आंख यहाँ पर थी और आप इसको देखना चाहते थे, ये आपकी इच्छा है। आपके आंख का एरिया आपने छोटा a माना, तो अगर इंटेंसिटी बराबर पावर अपॉन एरिया होता है तो आपको दिखाई देता है कि पावर बराबर इंटेंसिटी इंटू एरिया होगा। तो जो पावर आप रिसीव कर रहे हो वो क्या होगा, वो इंटेंसिटी इंटू आपका एरिया A होगा। इंटेंसिटी आपने क्या लिखी है, 4/πr² इंटू A। ये इंटेंसिटी आप रिसीव कर रहे हो। तो सोचो, एक बल्ब है, अगर आपकी आंखें ज़्यादा बड़ी होती तो आपका एरिया बड़ा होता, तो आपको ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाई देती। ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाई देने का सीधा सा मतलब है कि आप परेशान होने वाले हैं, आपको दिखने में तकलीफ होगी, चुभेगा आंखों में सब कुछ। और इसी का उल्टा अगर ऐसा होता कि आप बल्ब के बिल्कुल करीब जाके देख रहे हैं, तो जितना आप करीब चले जाएंगे उतना ये R का फैक्टर घटता चला जाएगा, उतना ही इंटेंसिटी का फैक्टर बढ़ता चला जाएगा, और छोटी नन्ही आंखों से भी सोर्स के पास आके देखने पर आपको तकलीफ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स की जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पावर ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाई 4πr², जहाँ पे R जो है एक इमेजिनरी स्फीयर की रेडियस है, जिसमें हमने सेंटर पर सोर्स को मानकर एक स्फीयर ड्रॉ किया था। वो स्फीयर के सरफेस पर इंटेंसिटी डिफाइन करता है ये टर्म, और उस सरफेस पे जो भी एरिया आपने ले रखा है उस एरिया का इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी मिल रही है वो मालूम पड़ जाएगा। ये पॉइंट सोर्स की बात थी। इसके अलावा पॉइंट सोर्स ना होता, कोई और सोर्स होता, तो देखो भाई कोई और सोर्स लगा लेते हैं। तो मैंने पैरेलल सोर्स के बारे में थोड़ा सा विचार किया कि पैरेलल सोर्स होता तो क्या होता, तो चर्चा पैरेलल सोर्स की ही करते हैं। थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको इरेज करते हैं। ये मान लो कि आपके पास ये सोर्स है, इस सोर्स से जो बीम आ रही है वो पैरेलल है, कहीं और भटक ही नहीं रही, ये सीधी जा रही, सीधा बच्चा है, सीधा जा रहा है। आप क्या करो, यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट करो और आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ भी एक ऐसा सर्कल बनने वाला है जैसा कि यहाँ पर था, ठीक। इस एरिया को आप A मानो। अब गौर से देखो, क्योंकि बीम डाइवर्ज नहीं हो रही है, बीम पैरेलल है, तो किसी भी जगह पे इंटेंसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा।
आप यहाँ देखो तो भी वही, यहाँ देखो तो भी वही। तो जो इंटेंसिटी है इस जगह पर, वो इंटेंसिटी कैसे लिखोगे? इंटेंसिटी को लिखोगे पावर अपॉन एरिया। ठीक, डायरेक्टली लिख दोगे। और ये इंटेंसिटी अपने आप में कांस्टेंट ही हो गई है। ठीक, दूरी को कितना भी बदल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, इंटेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी? वो तो बनेगी वॉट लगा देंगे पर मीटर स्क्वायर, और 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होती। ऐसा कोई चमत्कार मचाना नहीं है। अच्छा चलो, ये तो चमत्कार मचा दिया, अब आगे करें, आगे करते हैं। आओ देखो, एक अच्छी बात है, ये तो हो गया। दिमाग में क्या आता है कि अब इंटेंसिटी की चर्चा कर ली है, तो यहाँ से कोई एक नया टर्म, नया कोई कंसेप्ट कॉइन होना चाहिए, जो हो रहा है, जिसको हम नाम देते हैं, नया टॉपिक है, दैट इज फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स, इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मतलब है इसका? सुनो, मान लो कोई सरफेस है, इस पर फोटोन परपेंडिकुलर लाई कर रहे थे। ये पूछा जाए कि कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यानी कि पर सेकेंड, है ना, और पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कितने फोटॉन्स सरफेस के परपेंडिकुलर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया गिरे। पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया तो एनर्जी से जुड़ के इंटेंसिटी की बात हो गई। हाँ बिल्कुल, इंटेंसिटी की बात हो गई। अब समझो, अगर ऐसा कहे कि पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी एनर्जी गिरी, तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया अगर एनर्जी निकालोगे तो वो निकलेगी इंटेंसिटी के बराबर। पर उसी का उल्टा सोचो, अगर ये कहे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स की बातें करो, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, कितने फोटॉन गिरे, तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, यार इंटेंसिटी निकालो। इंटेंसिटी इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और एनर्जी तो होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो यानी कि हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। समझ आया? तो इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी अपॉन, सॉरी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, और एनर्जी क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन कट जाएगा, तो बचेगा क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मजा आ गया। ये तो आई आई रह गया, और नीचे बेटा आपके पास एच न्यू नाम की चीज़ बची हुई है अभी भी। ठीक, मैं आपके लिए कलर थोड़ा चेंज कर दूं, उसके बाद काम करते हैं। इंटेंसिटी बेटा इंटेंसिटी है, और एच को आप एच ही रखो, और न्यू की जगह लिखो सी बाई लेमडा। ये फोटोन फ्लक्स है। ये क्या बताता है? सिंपल बताता है कि एक सेकंड में एक यूनिट एरिया पे कितने फोटॉन परपेंडिकुलर गिरे। ये नॉर्मल शब्द बहुत ज़रूरी है। ये जो छोटा सा लिखा है, ये नॉर्मल शब्द बहुत ज़रूरी है, परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा क्यों? समझना। जैसे अगर मैं ऐसे फोटॉन्स गिराऊं, तो सोचो, क्या ये एरिया लेना चाहिए या ये एरिया लेना चाहिए? तो ये एरिया लेना चाहिए। गौर से सोचो, जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो इसमें तो नहीं आ जाएंगे, ये तो फालतू का एरिया बढ़ गया है। इसका मतलब सरफेस का एरिया नहीं है, परपेंडिकुलर टू सरफेस सही शब्द नहीं है। परपेंडिकुलर टू सरफेस से बेहतर ये बोलना चाहिए परपेंडिकुलर टू बीम। एरिया इज परपेंडिकुलर टू बीम। ध्यान रखें, एरिया इज परपेंडिकुलर टू बीम। दिमाग में बात है? कोई दिक्कत तो नहीं? एरिया इज परपेंडिकुलर टू बीम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें भी कर देना चाहिए कलर फिर तो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो, तुमसे कोई कहे कि क्या इंटेंसिटी है, तो तुम क्या करने वाले हो? इस फाई में एनर्जी ऑफ वन फोटॉन का मल्टीप्लाई करने वाले हो। यानी कि अब चर्चा जो है वो फाई की अगर हो जाए तो इंटेंसिटी वगैरह सब आसानी से निकल आएगा। बिल्कुल।
अब देखो इसको, नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैसे निकाला था हमने? नंबर ऑफ फोटॉन्स को निकाला था पावर ऑफ सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। और फिर से वही बात कि ये जो कुछ भी निकाला गया है ये पर सेकंड निकाला गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10 घंटे का पूछा जाएगा, कहानी बदल जाएगी। पावर को तो मैं पी लिख सकता हूँ, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन को लिख सकता हूँ एच सी बाई लेमडा, तो ये बन गया बेटा पी लेमडा बाई एच सी। अब जरा फाई के फॉर्मूला को देखो, फाई का फॉर्मूला आपने लिखा है पी लेमडा, सॉरी आई लेमडा बाई एच सी, पी लेमडा नहीं, तो पावर के टर्म में नहीं इंटेंसिटी के टर्म में आएगा आई लेमडा बाई एच सी, और एन की वैल्यू आपने लिखी है पी लेमडा बाई एच सी। तो लेमडा बाई एच सी बराबर क्या हुआ? एन बाई पी, यही तो हुआ। सोचो, तो आप इस लेमडा बाई एच सी की जगह पर एन बाई पी रख सकते हैं, तो आप क्या रख देंगे इसमें? आई इंटू एन बाई पी। ओहो, ये भी एक चीज बन गई, ध्यान रखें इसको। दूसरा, कुछ छोटी छोटी और बातें, क्या कि अगर ऐसा कहा जाए कि सारे के सारे जो फोटॉन्स किसी सरफेस पे हमने नॉर्मली गिराए, परपेंडिकुलर गिराए, परपेंडिकुलर गिराए, ऐसे सारे फोटॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए 3 डायमेंशनल स्फेरिकल स्पेस में, मतलब फिर वही बात, 3 डायमेंशनल स्फेरिकल स्पेस में, मतलब एक स्फीयर है जो हम सरफेस पे परपेंडिकुलर फॉल करा रहे हैं। एक प्लेनर सरफेस बना के, एक पैरेलल बीम बना के आपको दिखाई थी, वो पैरेलल बीम ना हो करके कुछ ऐसा होता कि प्लेनर सरफेस होती, उस पर बीम गिर रही होती, तो क्या होता? तो फ्लक्स कैसे लिखते? तो फ्लक्स कैसे लिखते समझो। मान लो आपका सोर्स सिमेट्रिकली रखा है, तो इस तरह से नॉर्मली आपका फ्लक्स, मतलब फोटॉन्स लगातार बाहर जा रहे होते स्ट्रेट लाइन में, आउटवर्ड नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल। अब यही हो रहा होता मेरे हिसाब से, तो इसके अलावा कोई सिमेट्री ही नहीं है। तो ऐसे में फाई की जगह क्या लिख देते? ऐसे में फाई की जगह लिखते एन बाई 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है। और गौर से देखो, है तो हमेशा परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर वाला केस तो हमने बना ही दिया, और 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया बना दिया ना हमने, एरिया ऑफ सरफेस, तो यही हमारा फाई बन जाएगा ऐसे केस में। तो जब भी कभी केस बदल जाए तो डू नॉट स्टिक टू द रियल फार्मूला कि वो क्या था। वो रियल फार्मूला कोई फार्मूला नहीं है, रियल फार्मूला सही मायनों में कुछ भी नहीं है। रियल फार्मूला को अगर तुम देखो सही मायनों में तो है क्या, वो तो एक केस बना दिया हमने फार्मूला लिख करके, लेकिन रियलिटी तो ये है कि फाई की वैल्यू असली है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब जो ऊपर मैंने अब पैरेलल बीम बना के बताया, वहाँ पे स्पेशल केस बन गया। ऐसे स्फेरिकल सिमेट्री की अगर पॉइंट सोर्स बना के दिखाएं तो अलग केस बन जाएगा। डिपेंड्स ऑन द केस कि आप उसमें क्या एरिया और क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स लेने वाले हो। फिलहाल ये कहानी जो थी वो फोटॉन फ्लक्स की थी। अब कहानी आएगी फोटॉन फ्लक्स के कुछ 2-3 सवाल कर लेते हैं, मतलब करेंगे, और उसके बाद फोटॉन डेंसिटी की बात करेंगे। हमने भी बोला था ना फ्लक्स की बात थी, अब डेंसिटी की भी बात आ जाएगी, तो फोटॉन डेंसिटी की बात करने लग जाएंगे। और फिर कहीं आ जाएगा रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स ड्यू टू रेडिएशन, इस तरह के टॉपिक्स आएंगे जो सुनने पढ़ने को कम मिलते हैं। डिटेल में उसको करेंगे, उसके क्वेश्चन भी करेंगे। फिलहाल मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, प्लैंक साहब का थ्योरी आ चुकी है, और वहाँ से फोटॉन पे डिस्कशन चालू हो चुका है। टॉपिक को यहाँ छोड़ रहे हैं, अगले टॉपिक के लिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ हम करेंगे फोटॉन डेंसिटी इन अ लाइट बीम। तब तक के लिए धन्यवाद।